हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर 1 जो है उसमें हम आज कवर करने वाले हैं बेटा लाइफ स्पैन, रिप्रोडक्शन एंड इट्स टाइप्स और कुछ टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके। तो बेटा मैं स्टार्ट करता हूँ लाइफ स्पैन से, क्योंकि ये एक बेसिक टर्म है जो हमें पता होना चाहिए रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले। तो बेटा लाइफ स्पैन की जब मैं बात करता हूँ तो दिस इज पर्टिकुलरली द पीरियड फ्रॉम बर्थ टिल नेचुरल डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेकर के उसके नेचुरल डेथ तक का जो टाइम होता है दैट पर्टिकुलर पीरियड इज टर्म्ड एज लाइफ स्पैन। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो नेचुरल डेथ है वो वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है खुद में। ठीक है। तो बेटा लाइफ स्पैन में जब मैं बात करता हूँ तो लाइफ स्पैन जो है उसको हम तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं बेसिकली। फर्स्ट वन इज बर्थ, किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉर्न होना इज बर्थ। ठीक है। बीच में आ जाता है बेटा नेक्स्ट फेज जो है दैट इज ग्रोथ। ठीक है। तो इस ड्यूरेशन में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो कर रहा होता है, डेवलप कर रहा होता है। एंड इसके बाद आखिरी फेज जो आ जाता है दैट इज डेथ। ठीक है। तो जब यहाँ पर बेटा मैं बात करता हूँ बर्थ, ग्रोथ और डेथ की, तो यहाँ पर ग्रोथ जो है उसको हम वापस से तीन और फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें पहला फेज हो जाता है बेटा जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज बेसिकली आप ये समझ लीजिए बर्थ होने से लेकर के जो रिप्रोडक्टिव फेज है वहां तक का जो टाइम ड्यूरेशन रहता है, वहां तक का जो पीरियड रहता है उसको हम कहते हैं बेटा जुवेनाइल फेज। ठीक है। तो जुवेनाइल फेज के बाद आता है रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज में कोई भी ऑर्गेनिज्म मैच्योर हो चुका होता है और वो रिप्रोडक्शन करने के लिए केपेबल हो जाता है। एंड उसके बाद आखिरी में आता है बेटा एजिंग और सेनेसेंस। एजिंग जो टर्म है वो हम एनिमल्स के लिए यूज कर रहे होते हैं और जो सेनेसेंस टर्म है वो हम यूज कर रहे होते हैं प्लांट्स के लिए। तो यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ऑलरेडी स्क्रीन पे कि यहाँ पे सभी की डेफिनेशन दी हुई है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि भाई सेनेसेंस जो है या एजिंग है, हम उसको अगर हम कॉमनली कुछ कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर और जो उसकी बॉडी की जो फंक्शनिंग है उसका डीजनरेशन होना है सेनेसेंस या एजिंग, है ना। तो बेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम कुछ डिफरेंसेस हैं यहाँ पर बेसिकली जो एजिंग और सेनेसेंस के बीच में डिफरेंस है। तो अगर हम एजिंग की बात करते हैं तो ये बेसिकली एक स्पॉन्टेनियस चेंज है और एक ग्रेजुअल चेंज है, धीरे धीरे हो रहा होता है। जिसके कारण क्या होता है यहाँ पर, और जो एक इंडिविजुअल है, जो एक एनिमल है, वो जो है वो ग्रो करता है, ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे बेटा जब भी हम एजिंग में बात करते हैं तो उसका चाइल्डहुड, उसका एडोलेसेंस, उसके बाद उसकी मिडिल एज और उसकी जो लेट एज है मतलब डेथ से पहले वाला जब तक का जो टाइम रहेगा, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर काउंट हो रही होती हैं। तो यहाँ आप ये कह सकते हो कि एजिंग वाला जो प्रोसेस है वो बाकी सारी चीजों के तो नहीं कहना चाहिए मुझे, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो जुवेनाइल फेस है और जो रिप्रोडक्टिव फेस है उसके पैरेलल चल रहा होता है ना। एंड जब बेटा मैं सेनेसेंस में बात करता हूँ, जब मैं प्लांट्स में बात करता हूँ, तो ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी प्लांट जो है वो अपनी सेल डिवाइड करने की कैपेबिलिटी, अपनी ग्रोथ करने की कैपेबिलिटी और धीरे धीरे उसकी बॉडी की जो फंक्शनिंग है इन सबका वो क्या करने लगता है बेटा, इन सबको वो लूज करने लगता है टाइम के साथ में। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ये सारी चीजें जो है इसमें कम होती चली जाएगी और एक टाइम के बाद ये बंद हो जाएगी। इनफैक्ट कई सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें जैसे ही सीनेसेंस आता है या एजिंग आती है तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, इनका रिप्रोडक्शन जो है वो बंद हो जाता है, रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो जाता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें कंटिन्यूड रहता है, जैसे कि ह्यूमन मेल्स की अगर मैं बात करता हूँ तो भाई स्पर्म का जो प्रोडक्शन है दैट कंटिन्यूज टिल द डेथ। इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि भाई एजिंग हो रही है तो आगे चल के स्पर्म काउंट माइट डिक्रीज, क्वालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पर्म में डिक्रीज, बट यहाँ पर बाकी चीजों में आपको देखा जाए तो जैसे फीमेल्स में ही अगर मैं बात कर लूँ तो वहां पे आपने सुना होगा मीनोपॉज हो जाता है। मीनोपॉज हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो यहाँ क्या होता है, जैसे जैसे एजिंग चल रही है एक टाइम के बाद क्या होता है, फीमेल में ओवा का प्रोडक्शन बंद हो जाता है, ह्यूमन फीमेल में। और उसके बाद वहां पर जो उनकी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी है वही एंड हो जाती है। तो एजिंग में जब आप देखें तो यहाँ पे दोनों ही चीजें पॉसिबल हैं। हो सकता है कि रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी एकदम खत्म हो जाए, हो सकता है रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी खत्म ना हो बट कुछ हद तक डिक्लाइन हो जाए। ओके। फिर बेटा आगे हम देखते हैं यहाँ पर लाइफ स्पैन की अगर मैं बात करूँ तो बेटा आपको लाइफ स्पैन बेटा एक दिन से लेकर के आपको 2500 साल तक या उससे ज्यादा तक भी देखने को मिल सकती है। तो जब मैं एक दिन की बात करता हूँ यहाँ पर तो बेटा एक दिन का लाइफ स्पैन होता है मे फ्लाई का, क्योंकि ये एक ही दिन रह पाती है या एक ही दिन रह पाता है, तो यहाँ पे इसीलिए हम इंसेक्ट को एक और नाम देते हैं वन डे इंसेक्ट। तो बेटा इसका लाइफ साइकिल कुछ ऐसा चलता है कि ये एग से हैच होता है लार्वा के फॉर्म में, उसके बाद ये मोल्टिंग करता है, मोल्टिंग करने के बाद ये प्यूपा बनाता है, प्यूपा में ये क्या होता है वापस से डेवलप होता है, ग्रो होता है एक एडल्ट में, और एडल्ट में ग्रो होने के बाद ये प्यूपा से हैच करता है, उसके बाद ये रिप्रोड्यूस करता है और ये मर जाता है। अब यहाँ बेटा जो ताज्जुब की बात या जो आपको देखने वाली जो चीज आपके सामने आएगी दैट इज कि बेटा इसका जो टाइम रहता है एडल्टहुड का, ये एडल्टहुड में सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 मिनट ही रहता है ना।
5 से 7 मिनट में ये एडल्टहुड में आता है और उसी ड्यूरेशन में इसको रिप्रोडक्शन करना है, उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। बचा हुआ जो यहाँ पे इतना सारा टाइम है, जिसको आप कह सकते हो 23 आवर्स 55 मिनट से लेकर के 23 आवर्स 53 मिनट्स के अराउंड तक, उतने टाइम तक तो वो उसको उतना टाइम तो सिर्फ एडल्ट बनने में, एडल्ट में कन्वर्ट होने में ही निकल जाता है उसका। ओके, फिर यहाँ पर बेटा, यहाँ पे आप देख सकते होंगे स्क्रीन पे, यहाँ पे बहुत सारे आपके सामने जो है लाइफ स्पैन दिए हुए एनिमल्स के। जैसे अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा लाइफ स्पैन में अगर मैं एनिमल्स में बात करता हूँ तो एक टर्टल्स एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल हो जाता है, क्योंकि टर्टल्स जो है वो 100 से 150 साल, मतलब 100 to 150 ईयर्स तक जिंदा रह सकता है। सिमिलरली आप देखें तो पैरेट की भी अगर मैं बात करूँ तो पैरेट भी करीब करीब 140 साल तक का इसका पैरेट का भी लाइफ स्पैन है। ठीक है, फिर अगर मैं बेटा ह्यूमंस की बात करता हूँ तो ह्यूमंस का लाइफ स्पैन अब 79 ईयर्स हो गया है। अर्लियर इट वाज 100 ईयर्स, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ क्या होता जा रहा है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हो रही हैं। ठीक है, फिर आप ये कह सकते हैं ह्यूमन का लाइफस्टाइल भी रेगुलरली चेंज हो रहा है। तो इस लाइफस्टाइल में और क्लाइमेटिक कंडीशन और एनवायरमेंटल कंडीशंस में चेंज आने के कारण ह्यूमन का लाइफ स्पैन पहले के कंपैरिजन में अब डिक्रीज हो चुका है। ओके बेटा, इसी के साथ में यहाँ पे मैं कुछ प्लांट्स की और बात करना चाहूंगा। बाकी सारे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका आपको स्क्रीन पे लाइफ स्पैन दिख ही रहा होगा। तो प्लांट्स में बात करूँ तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल हो जाता है, दैट इज पीपल। पीपल का पेड़ की जब मैं बात करता हूँ तो इसका जो लाइफ स्पैन है दैट इज 900 to 1500 ईयर्स। नॉर्मली ये 900 साल से 1500 साल तक जिंदा रहता है। बट अगर इसको फेवरेबल कंडीशन मिले, अगर इसको पूरी की पूरी कंडीशन इसके फेवर में मिलती हैं, तो इन दैट कंडीशन बेटा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि पीपल का जो पेड़ है ना, वो 2500 साल तक जिंदा रह सकता है। मतलब वो डेवलप कर सकता है, ग्रो कर सकता है टिल द एज ऑफ 2500 ईयर्स। उसका 2500 ईयर्स तक का लाइफ स्पैन आपको देखने को मिल जाएगा। फिर तो गाइस, इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, अगले टॉपिक पे, दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वन, और यू कैन से गिव्स राइज टू द ऑफस्प्रिंग। ठीक है, अपने बच्चों को जन्म देता है विच आर सिमिलर टू द पेरेंट। ओके, तो बेटा यहाँ पे रिप्रोडक्शन के आप दो टाइप, आपको पता ही होगा, दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैं बात करूं तो ये एक बाय पेरेंटल प्रोसेस है, मतलब यहाँ पर दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट रिक्वायर्ड रहता है। ठीक है, मतलब ये यूनी पेरेंटल प्रोसेस होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो बेटा यहाँ पर जो आप कह सकते हैं यहाँ पर फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इज इन्वॉल्व, मतलब या मेल और फीमेल गैमीट बनेंगे और उनका फ्यूजन होगा, जिसके कारण यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आगे कैरी ऑन होगा। बट वहीं अगर मैं बात करता हूँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पर बेटा ना तो गैमीट्स का फ्यूजन होता है, ना तो गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम देखें तो बेटा यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर गैमीट्स का फ्यूजन हो रहा है तो ऑलवेज जाइगोट वुड बी फॉर्म, वेयर एज इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाइगोट इज नेवर फॉर्म, डायरेक्टली यंग इज फॉर्म। ओके, फिर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करें तो हमें यहाँ पर माइटोटिक मियोटिक दोनों ही तरह के डिवीजन देखने को मिल जाते हैं, वेयर एज इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें सिर्फ और सिर्फ माइटोटिक डिवीजन देखने को मिलता है। फिर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो बेटा यहाँ पर रिप्रोडक्टिव यूनिट्स जो होते हैं, जो कि रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दोज आर जर्म सेल्स। जर्म सेल्स मतलब गैमीट्स, मेल एंड फीमेल गैमीट। वेयर एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब मैं बात करता हूं तो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव यूनिट जो होते हैं वो सोमैटिक सेल्स हो रहे होते हैं। सोमैटिक सेल्स आर ऑल अदर सेल्स अपार्ट फ्रॉम द जर्म सेल्स, मतलब गैमीट्स को छोड़ के आप जितने भी सेल्स आपको देखने को मिलते हैं वो हमारे लिए सोमैटिक सेल्स हो जाते हैं, है ना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स बन ही नहीं रहे, तो यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात हो जाती है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सोमैटिक सेल्स ही प्रेजेंट होंगे। ओके, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम बात करें तो बेटा क्योंकि यहाँ पे मेल और फीमेल दो पेरेंट इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर क्या होगा, मेल और फीमेल दोनों ही ऑर्गेनिज्म से हमारे सामने डीएनए आएगा, मतलब दोनों ही तरफ से क्या आएंगे, जीन्स आएंगे और वो आगे चल के कंबाइन होंगे। और ये जो डीएनए का जो कॉम्बिनेशन हो रहा है, जिसके कारण एक नया डीएनए का पेयर फॉर्म हुआ है, उसको हम बेटा कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो यहाँ पर क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, इसी के कारण यहाँ पर आपको वेरिएशन देखने को भी मिल जाएगा। वहीं अगर मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करता हूं तो बेटा यहाँ पर हर ऑफस्प्रिंग जो है वो एक क्लोन होता है, मतलब हर पेरेंट जो है एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है जो कि एग्जैक्टली आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट से। अब जब यहाँ मैं आइडेंटिकल होने की बात करता हूँ तो वो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली दोनों ही मैनर में बेटा आइडेंटिकल होता है पेरेंट से। ओके, फिर इसके बाद हम देखें बेटा, तो अब हमें देखना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैं जब बात करता हूँ तो यहाँ पर हमें सबसे पहले देखना है फिजन। फिजन की जब मैं बात करता हूँ बेटा, तो फिजन हमें बेसिकली दो टाइप के देखने को मिलता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। तो पहले मैं फिजन बता देता हूँ क्या है। तो बेटा फिजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आप कह सकते हैं
जहां पर एक पेरेंट सेल जो होता है वो दो डॉटर सेल में स्प्लिट हो जाता है, या आप हर बार दो ही जरूरी नहीं है। बेसिकली यहाँ पे एक पेरेंट सेल जो है वो डॉटर सेल में स्प्लिट होकर के कुछ डॉटर सेल्स बना देता है। अब बेटा डिपेंडिंग अपॉन द नंबर की वो कितने डॉटर सेल्स प्रोड्यूस कर रहा है, जो फिजन है वो दो टाइप में डिवाइड किया गया है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है बेटा, यहाँ पर पेरेंट सेल जो होता है दैट डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू डॉटर सेल। ठीक है, और इसका बहुत ही बढ़िया और बहुत ही कॉमन एग्जांपल जो आपको देखने को मिलेगा दैट इज अमीबा। अमीबा में क्या होता है बेटा, यहाँ पर क्या होगा, जब भी हम बाइनरी फिजन की बात करते हैं, जब भी हम फिजन की बात करते हैं, तो बेटा फिजन हमेशा दो स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप जो होता है दैट इज कैरियोकाइनेसिस, मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, एंड जो सेकंड स्टेप होता है दैट इज साइटोकाइनेसिस, मतलब स्प्लिटिंग, या फिर आप ये कह लीजिए डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड द रिमेनिंग सेल। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे हम अमीबा में ही अगर हम बात कर ले, जैसा आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बेटा कि यहाँ जो पेरेंट अमीबा है उसमें क्या हुआ, पहले न्यूक्लियस बीच में से एलोंगेट होना चालू हुआ, न्यूक्लियस एलोंगेट हुआ, धीरे धीरे करते करते क्या हुआ, न्यूक्लियस जो है वो अलग होने लगा, और वो दो न्यूक्लियस बना देता है आगे चल के। और जब यहाँ पर बेटा कैरियोकाइनेसिस हो रहा होता है उसी टाइम पे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्रूव का डेवलपमेंट होता है। ग्रूव मतलब बेटा अंदर की तरफ आप कह सकते हैं एक इंप्रेशन आपको देखने को मिलेगा, एक ग्रूव फॉर्म हो रहा है यहाँ पर। तो वो ग्रूव क्या होता है, जैसे यहाँ कैरियोकाइनेसिस खत्म हो जाएगा वो ग्रूव आगे बढ़ते जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा जब सेल जो है, सेल मेम्ब्रेन वहां पर क्या हो जाएंगी, दोनों ही तरफ से क्योंकि ग्रूव बन रहे होते हैं, तो दोनों ही साइड से क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन पास में आ जाएगी, और धीरे से यहाँ पे क्या होगा, कुछ टाइम के बाद ये जो हमें यहाँ पर अलग से हमें साइटोकाइनेसिस होता हुआ दिख रहा है, उसके कारण क्या होगा, यहाँ पे दो डॉटर सेल बन जाएंगे, मतलब वो पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में स्प्लिट हो जाएगा। अब बेटा बाइनरी फिजन जो है उसको भी कुछ टाइप्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस की बाइनरी फिजन किस प्लेन से हो रहा है। तो जब हम टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन की बात करते हैं तो बेटा हमें यहाँ पर सबसे पहले देखने को मिल जाता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन की अगर मैं बात करता हूँ तो बेटा यहाँ पे जो साइटोकाइनेसिस होता है वो लॉन्गिट्यूडनल प्लेन पे, मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे हो रहा होता है, मतलब वर्टिकल प्लेन के थ्रू हो रहा होता है। इसका एग्जाम्पल है बेटा यूग्लेना। अगर मैं उसके बाद बात करता हूँ तो अगला हमें टाइप देखने को मिलता है बेटा इरेगुलर बाइनरी फिजन। इरेगुलर बाइनरी फिजन में बेटा यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर प्लेन डिसाइडेड नहीं होता साइटोकाइनेसिस के लिए, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस किसी भी प्लेन से अगर हो सकता है। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है बेटा अमीबा। फिर इसके बाद बेटा अगला जो हम टाइप देखते हैं वो है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन में क्या होता है, जो साइटोकाइनेसिस हो रहा होता है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होगा, मतलब ये ट्रांसवर्स एक्सिस पे होगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल जो है वो हमें देखने को मिल जाता है पैरामीशियम। और आखिरी में है यहाँ पर बेटा ऑब्लिक बाइनरी फिजन। ऑब्लिक बाइनरी फिजन मतलब यहाँ पे जो साइटोकाइनेसिस होगा वो ऑब्लिक प्लेन पे होगा। ऑब्लिक प्लेन पे होगा मतलब वो स्लैंट मैनर में हो रहा होगा। तो इसका एग्जांपल हमें देखने को मिल जाता है बेटा सेराटिन। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं बेटा मल्टीपल फिजन की। तो मल्टीपल फिजन में क्या होता है, यहाँ पर एक पेरेंट सेल जो है डिवाइड होता है, और डिवाइड होकर के दो से ज्यादा डॉटर सेल्स फॉर्म कर रहा होता है। तो बेटा यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर क्या होता है, पहले कैरियोकाइनेसिस होगा फिर साइटोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस वाली कंडीशन में क्या होता है बेटा, यहाँ पर जो एक न्यूक्लियाई होता है वो डिवाइड होता चला जाता है और बहुत सारे न्यूक्लियस बना लेता है। ठीक है, इसमें मैं आपको डायग्राम के साथ में दिखा देता हूँ। तो बेटा यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं इसके दो एग्जाम्पल यहाँ पर हो गए, अमीबा और प्लाज्मोडियम। अमीबा बेटा जब भी आप मल्टीपल फिजन की बात करते हो तो अमीबा जो है अनफेवरेबल कंडीशन में ही मल्टीपल फिजन करता है। प्लाज्मोडियम का नॉर्मल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही मल्टीपल फिजन है। तो जैसे हम अमीबा में बात करें बेटा, यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले तो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। तो न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियस बन जाते हैं। अब जब ये बहुत सारे न्यूक्लियस एक सेल के अंदर बन जाते हैं तो क्या होता है, धीरे से क्या होता है उस न्यूक्लियस के अराउंड थोड़ा सा जो है बेसिकली यहाँ पर साइटोप्लाज्म जो है वो इकट्ठा हो जाएगा, और साथ ही में उसके अराउंड एक सेल मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाएगी। ऐसे ही सारे न्यूक्लियस के अराउंड थोड़ा सा साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाती है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, अब यहाँ पर जो पेरेंट सेल था, पेरेंट सेल अब नहीं बचता। पेरेंट सेल अब सिर्फ एक कवरिंग, एक बैग की तरह बन के रह जाता है, आप कह सकते हैं। इसको हम कह देते हैं सिस्ट, जिसके अंदर सारे के सारे डॉटर सेल्स अब प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि इसे स्ट्रक्चर होता है, सारे के सारे डॉटर सेल्स जो निकल के बाहर आ जाते हैं, पेरेंट सेल से बाहर निकल के आ जाएंगे, आप कह सकते हैं सिस्ट से निकल के बाहर आ जाएंगे। ओके गाइस, फिर आगे हम देखते हैं बेटा जो हमारा अगला मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट इज बडिंग। तो बडिंग में बात करूं तो बेटा यहाँ पे बड बेसिकली इज अ टाइनी ग्रोथ ऑन द बॉडी विच प्रोड्यूसेस अ न्यू इंडिविजुअल और ऑफस्प्रिंग। ठीक है, बड क्या है, एक छोटी सी ग्रोथ है किसी की भी बॉडी, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे, जिसके कारण एक नया ऑफस्प्रिंग फॉर्म हो सकता है। अब बेटा बडिंग को जो है बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ वेयर द बड इज प्रोड्यूस्ड, है ना, बड किस जगह प्रोड्यूस हो रहा है उसके हिसाब से हमने बडिंग को दो अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया बेटा। एक होता है एक्सोजेनस बडिंग, एक होता है एंडोजेनस बडिंग। एक्सोजेनस बडिंग की मैं बात करता हूं तो बेटा यहाँ पर क्योंकि एक्सो टर्म आ रहा है, एक्सो का मतलब ही होता है बाहर, है ना,
तो यहाँ पर क्या होगा, बडिंग जो हो रही होगी उसमें जो बड है वो बॉडी के बाहर ग्रो कर रहा होगा, बॉडी के आउटर सरफेस पे ग्रो कर रहा होगा। इसमें जो आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है बेटा दैट इज ईस्ट, या फिर आपको दूसरा एग्जाम्पल जो है देखने को मिल जाएगा वो हो जाता है हाइड्रा। ओके, तो ईस्ट और हाइड्रा में आपको एक्सोजेनस बडिंग देखने को मिल जाएगी। तो जैसा आप यहाँ हाइड्रा में देख सकते हैं, यहाँ पर गाइस हाइड्रा में आपको फिर से एक बार बता दूं, वैसे आप लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं यहाँ पे, लेकिन एनसीईआरटी में क्योंकि वो ग्रीन कलर का कई जगह दिया हुआ है, तो डोंट कंफ्यूज हाइड्रा विद अ प्लांट, हाइड्रा इज एन एनिमल, प्लीज डू रिमेंबर दैट, है ना। तो बेटा हाइड्रा की जब हम बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो फर्स्ट डायग्राम बना हुआ है हाइड्रा का, उसमें यहाँ पे छोटा सा एक बड अराइज हो रहा है, छोटा सा एक आउटग्रोथ है। वो आगे चल के वहां पर आप देखें तो उसके क्या होते हैं, वहां पे टेंटिकल्स भी ग्रो हो जाते हैं और वो बड आगे चल के ग्रो करने लगता है आखिरी वाले डायग्राम में। अब बेटा यहाँ जो बड ग्रो कर रहा है, पॉसिबिलिटी है कि मैच्योर होने के बाद क्या है, हो सकता है शायद उस पेरेंट प्लांट के साथ में भी रहे। ठीक है, बडिंग में आप हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग चीजें चलती है, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि मैच्योर होने के बाद वो चाहे बड, तो मैच्योर होने के बाद वो पेरेंट के साथ भी रह सकता है, नहीं तो वो पेरेंट से अलग होकर एक नया इंडिविजुअल भी फॉर्म कर सकता है। ओके गाइस, ऐसे ही आप यहाँ ईस्ट में भी बडिंग देखेंगे, उसमें भी यही सेम प्रोसेस चल रहा है कि वहां पे क्या हुआ, बड पहले जो ईस्ट है इसमें क्या हुआ, एक छोटा सा आउटग्रोथ निकल आया, उस आउटग्रोथ में बाद में न्यूक्लियस डिवाइड होकर चला गया, एंड लेटर ऑन क्या हुआ, वहां से उस बड से एक नया इंडिविजुअल फॉर्म हो गया। अब वापस यहाँ जैसा आखिरी में डायग्राम में दिखाया हुआ है, यहाँ पे बडिंग की जब हम बात करें, जैसे मैं आपको अभी बता रहा था, तो यहाँ पे बडिंग क्या हो रही है, जब ईस्ट में बडिंग हो रही है तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे बर्ड्स आपस में ग्रो करते हैं और उसके बाद वो एक लंबी सी चेन फॉर्म कर लेते हैं और साथ में रहते हैं। ठीक है, एक्सीडेंटली अगर अलग हो जाते हैं किसी रीजन से तो नो इश्यूज, वो अलग अलग इंडिविजुअली भी सर्वाइव कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बेटा आगे हम देखते हैं अब एंडोजेनस बडिंग, नेक्स्ट जो बडिंग का टाइप है बेटा, इसमें बहुत सिंपल सी बात है, एंडो मतलब अंदर होता है, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि यहाँ पर जो बड फॉर्म होगा वो बॉडी के इनर साइड में फॉर्म हो रहा होगा, बॉडी के अंदर वाली लाइनिंग पे फॉर्म हो रहा होगा। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखने को आपको मिलेगा बेटा स्पॉन्जिला। बेटा स्पॉन्जिला के बारे में आपको फिर से बता दूं, स्पॉन्जिला जो है एक लौता फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, बचे हुए पॉलीफेरा किंगडम के जितने भी स्पॉन्जेस होते हैं वो सारे के सारे मेराइन होते हैं, है ना, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो बेटा यहाँ पर जितने भी एंडोजेनस बर्ड्स जो फॉर्म होते हैं, जो बॉडी के अंदर बर्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, उन बर्ड्स को हम कहते हैं जेम्यूल्स। ठीक है, उन बर्ड को हम कहते हैं जेम्यूल। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं जेम्यूल के बारे में, जेम्यूल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो बेटा जेम्यूल की स्ट्रक्चर ये आपके सामने है, इसमें अगर आप देखें ये स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। इसमें सबसे ऊपर आपको एक ओपनिंग दिखाई दे रही है जिसको हमने मार्क किया हुआ है माइक्रोपाइल। ठीक है, उसके नीचे आप आएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे आपको गोले दिखाई दे रहे हैं, वो गोले नहीं है, वो बेसिकली सेल्स है, सेल मास ऑफ सेल है बेसिकली, बहुत सारे सेल्स हैं। ठीक है, तो इन सेल्स को हम कहते हैं आर्कियोसाइट्स। इसके बाहर जो कवरिंग है, कवरिंग जो बनी हुई है वो बनी हुई है पेनाकोसाइट्स की। ठीक है, और इस पेनाकोसाइट की जो लेयर है उसमें आप देखेंगे तो आपको नीडल शेप स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे जिसको हम कहते हैं स्पिक्यूल। तो बेटा स्टार्टिंग में सबसे बाहर वाली लेयर से करता हूँ, तो जब मैं पेनाकोसाइट की बात करता हूँ तो ये बेसिकली आप ये समझ लीजिए जम्यूल की आउटर कवरिंग, आउटर लेयर बना रहे होते हैं। ठीक है, पेनाकोसाइट्स। अब ये पेनाकोसाइट्स में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बेटा ये पेनाकोसाइट्स वाली जब आप लेयर देखते हो तो ये आपको जेली जैसी दिखाई देगी, क्योंकि इसके साथ में एक और जिलेटिनस सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है जिसको हम कहते हैं बेटा मीसोफिल। ठीक है, ये मीसोफिल क्या रहता है, इस पेनाकोसाइट में प्रेजेंट रहता है, एंड इट इज अ जिलेटिनस सब्सटेंस। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे बेटा स्पिक्यूल की, तो स्पिक्यूल जो है नीडल शेप स्ट्रक्चर होते हैं, ये बेसिकली आप ये समझ लीजिए जम्यूल को प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर रहे होते हैं। इनफैक्ट ये जो स्पिक्यूल है ये पॉलीफेरा किंगडम में जब आप देखेंगे तो एक्सोस्केलेटन का भी पार्ट होते हैं पॉलीफेरा के, है ना, पॉलीफेरा के ऑर्गेनिजम्स के एक्सोस्केलेटन का भी ये पार्ट होते हैं। फिर इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो बेटा आर्कियोसाइट्स की मैं बात करूँ तो ये बेसिकली वो सेल्स हैं जिनसे एक नया इंडिविजुअल, एक नया पॉलीफेरा, या आप कह लीजिए क्योंकि यहाँ पे हम स्पॉन्जिला की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, तो आर्कियोसाइट वो सेल है जिससे एक नया स्पॉन्जिला फॉर्म होगा। एंड जब मैं माइक्रोपाइल की बात करूँ तो ये एक ओपनिंग है जहां से क्या होता है, जहां से जो आर्कियोसाइट्स है वो निकल करके जेन्यूल के बाहर आ रहे होते हैं। अब बेटा इसकी फंक्शनिंग समझिएगा जरा, यहाँ क्या होता है, ये जो आप माइक्रोपाइल वाला एंड देख रहे हैं, जो माइक्रोपाइल है दरअसल जब भी इसके आसपास में ये किसी सबस्ट्रेटम के आसपास पहुंचता है, सबस्ट्रेटम मतलब कोई ऐसा सब्सटेंस जिसपे क्या कर सकता है, एक होल्ड बना सकता है, और उसके ऊपर होल्ड बनाने के बाद ये आगे चल करके ग्रो कर सकता है। ठीक है, वो सबस्ट्रेटम जो है वो रॉक भी हो सकता है, या कोई और भी चीज हो सकती है जिससे भी ये क्या कर पाए, एंकर बना पाए, लेकिन वो चीज कैसी होनी चाहिए, हार्ड होनी चाहिए, मतलब थोड़ी स्टेबल होनी चाहिए जो वही रहे, है ना। तो अगर हम इसमें देखें तो बेटा यहाँ क्या होता है, जैसे ही सबस्ट्रेटम के पास ये जम्यूल आता है तो जो माइक्रोपाइल वाला इसका जो एंड है, मतलब जो ओपनिंग है माइक्रोपाइलर एंड, वो हमेशा सबस्ट्रेटम की साइड फेस करती है। ठीक है, तो वो हमेशा जब सबस्ट्रेटम की साइड फेस कर रही होगी तो उस तरफ से क्या होगी, वो माइक्रोपाइल वाले साइड से सबस्ट्रेटम से वो जम्यूल आकर के क्या हो जाएगा, एंकर बना लेगा, चिपक जाएगा आकर के। उसके बाद माइक्रोपाइल से क्या होगा, सारे के सारे आर्कियोसाइट्स बाहर निकल आएंगे, और बाहर निकलने के बाद वहां पर एक नया स्पॉन्जिला
को फॉर्म कर देंगे, वहां पे ग्रो करेंगे और एक नया स्पॉन्ज बना देंगे, या फिर आप कह लीजिए एक नया स्पॉन्जिला बना देंगे। ओके गाइस, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर सारी चीज़ों का जो बचे हुए पार्ट्स हैं उनका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी दिया ही गया है सामने, है ना। फिर इसके बाद हम बात करें तो अगला जो टाइप है दैट इज फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन बेटा एक ऐसा मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जहां पर एक फ्रैगमेंट होता है, वो क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है दो अलग अलग इंडिविजुअल में। तो इसका एग्जांपल आप पहले से पढ़ चुके हैं बेटा, स्पाइरोगायरा, और दूसरा एग्जांपल है इसका प्लानेरिया। ठीक है, प्लानेरिया के बारे में टेंशन मत लीजिए, मैं आगे बताता हूँ। तो स्पाइरोगायरा की पहले मैं बात करता हूँ भाई, स्पाइरोगायरा क्या है। ये दरअसल एक थ्रेड लाइक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर में मतलब जैसा आप कहते हैं ना, जैसे हमें धागा दिखता है एक, ये बिल्कुल उस धागे की तरह ही रहते हैं, एक के नीचे एक के नीचे एक, सारे के सारे सेल्स क्या रहते हैं, अलाइंड रहते हैं। अब जैसे ही ये फिलामेंट जो है ये क्या होता है, बीच में से किसी कारण से ब्रेक हो जाता है। अब यहाँ पे हमें दो अलग अलग फिलामेंट देखने को मिल जाएंगे और दोनों ही फिलामेंट क्या होंगे, आगे ग्रो करते रहेंगे और एक दो बेसिकली नए इंडिविजुअल बन जाएंगे, है ना। अब ये फिलामेंट में अगर एक भी सेल अलग हो जाता है तो वो आगे चल करके एक नया फिलामेंट फॉर्म कर लेगा, एक नया फिलामेंट बना लेगा। अब बेटा हमेशा याद रखिएगा, ये ऐसा नहीं है कि हर कहीं से आप तोड़ दो और ये डिवाइड हो जाए और ये आगे क्या करने लगे, ग्रो करने लगे। भाई हमेशा यहाँ जब भी डिवीजन होता है तो यहाँ जो दो सेल्स रहते हैं स्पाइरोगायरा के, उनके बीच में जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है उसको हम कहते हैं उसको हम कहते हैं सेप्टम। ठीक है, सेप्टम क्या है, दो अलग अलग सेल्स को आप ये समझ लीजिए डिफरेंशिएट कर रही है, या दो सेल्स के बीच की मेम्ब्रेन है ना। तो बेसिकली यहाँ पर जब भी डिवीजन होता है या जब भी स्प्लिटिंग होती है तो हमेशा वो सेप्टम वाले रीजन से ही होती है, सो दैट नन ऑफ द सेल्स इज डैमेज्ड, है ना गाइस, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आते हैं प्लानेरिया पे। तो भाई प्लानेरिया आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, प्लानेरिया में तो भाई रीजनरेशन होता है। हाँ भाई रीजनरेशन होता है, बट फिर आप कहेंगे सर आपने ये फ्रैगमेंटेशन में क्यों रखा। तो भाई देखो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ एग्जैक्टली। बेटा फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, जितने भी पार्ट्स में कोई ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होता है हर पार्ट से वो एक नया इंडिविजुअल फॉर्म करता है। वहीं मैं रीजनरेशन की बात करूं तो रीजनरेशन आपको देखने को मिलता है लिजार्ड में। मतलब रीजनरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ अपना लॉस्ट बॉडी पार्ट को वापस से बनाता है, वापस से ग्रो करता है। जैसे कि लिजार्ड, लिजार्ड में क्या होता है, अगर उसकी पूंछ कट जाती है, उसकी पूंछ अलग हो जाती है, तो लिजार्ड अपनी पूंछ वापस से बना लेती है, लेकिन उसकी पूंछ से वापस से एक नई लिजार्ड फॉर्म नहीं होती, है ना गाइस। वहीं अगर हम प्लानेरिया में देखें, प्लानेरिया अगर एक्सीडेंटली तीन हिस्सों में बट जाता है, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए उसका हेड वाला पार्ट और बीच वाला पार्ट और सबसे बॉटम वाला जो पार्ट है, मतलब टेल वाला एंड आप मान लीजिए, अगर ये तीनों इन तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो आप यहाँ देख पाएंगे बेटा लेफ्ट साइड जो है वहां पर मिडिल वाला पार्ट से क्या हुआ है, उसका हेड और उसका टेल वाला पार्ट दोनों जनरेट हो गए हैं। अगर आप हेड वाले पार्ट पे ध्यान दें तो हेड वाले पार्ट से पूरा का पूरा वापस से प्लानेरिया बन गया है, और जो टेल वाला एंड था वहां से भी पूरा का पूरा बचा हुआ प्लानेरिया फॉर्म हो गया। तो यहाँ पर लॉस्ट बॉडी पार्ट ही सिर्फ नहीं बना, यहाँ तो भाई हर बॉडी पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया। तो इसीलिए बेटा ये हमारे लिए आ जाता है फ्रैगमेंटेशन में। अब से हम इसको रीजनरेशन में कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है गाइस, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। रीजनरेशन सिर्फ और सिर्फ लॉस्ट बॉडी पार्ट का वापस से ग्रो होना कहलाता है ना गाइस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बेटा अगला जो हमारा मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आप यहाँ पे देखेंगे दैट इज प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी की जब मैं बात करता हूँ तो ये एक बेटा स्पेशल टाइप का फिजन है। स्पेशल टाइप का फिजन क्यों बोला हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोजोन में देखा जाता है। मतलब ऐसा प्रोटोजोआ जिसमें दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। अब यहाँ पे एक और चीज इसके बारे में स्पेशल है, वो ये है बेटा कि नॉर्मल फिजन में पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, बाद में साइटोकाइनेसिस होता है, पर इस कंडीशन में प्लाज्मोटोमी में एकदम इसका उल्टा होता है। मतलब यहाँ पहले साइटोकाइनेसिस होगा और उसके बाद यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस होगा। तो जब यहाँ साइटोकाइनेसिस होता है तो साइटोकाइनेसिस में क्या होता है बेटा, मान लीजिए जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ की मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म है, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोजोआ है। तो मैं मान लेता हूँ बाय डिफॉल्ट कि यहाँ पे जो मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोजोआ है जिसको मैं पेरेंट कह रहा हूँ, उसमें वी हैव 20 न्यूक्लियस। ओके, तो जब उसमें 20 न्यूक्लियस है तो वो पहले जब साइटोकाइनेसिस करेगा तो वो दो अलग अलग सेल्स में, दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होगा, और दोनों डॉटर सेल में 10-10 न्यूक्लियस चले जाएंगे, है ना। दोनों में क्या हुआ, आधे आधे नंबर ऑफ न्यूक्लियस चले गए। और आगे जब ये साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद दोनों डॉटर सेल में क्या होगा बेटा, कैरियोकाइनेसिस होगा। मतलब अब दोनों के दोनों डॉटर सेल क्या करेंगे, उनमें डॉटर सेल में जितने भी न्यूक्लियस है वो स्प्लिट हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर अब क्या होगा, जिन डॉटर सेल में 10 न्यूक्लियस प्रेजेंट थे, अब वहां पे कैरियोकाइनेसिस होने के कारण वहां पे हर न्यूक्लियस दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, दो नए न्यूक्लियस में स्प्लिट हो जाएगा, जिसके कारण वहां पर आपको 20 न्यूक्लियस वापस से देखने को मिल जाएंगे, है ना गाइस। ध्यान रखिएगा इसका, ये इसीलिए स्पेशल टाइप का बोला गया है प्लाज्मोटोमी, इसीलिए हमने इसको स्पेशल टाइप का फिशन बोला है। अब यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो बेटा यहाँ हमें एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है पिलोमिक्सा और ओपेलेना।
यहाँ पर जो आप डायग्राम देख रहे हैं इस राइट साइड में, आपके स्क्रीन के राइट साइड पे, ये बेसिकली डायग्राम जो है ये पिलोमिक्सा का है ना गाइस। तो आप बिल्कुल इस पर्टिकुलर चीज को ध्यान में रखिएगा, है ना। फिर आगे हम बात करते हैं बेटा जो अगला टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन, और आज के लेक्चर का ये हमारा लास्ट टॉपिक है गाइस। तो स्पोर फॉर्मेशन की जब हम बात करें तो स्पोर्स क्या है बेटा, ये बहुत छोटे छोटे से सिंगल सेल्ड थिक वॉल्ड प्रोपग्यूल्स होते हैं। मतलब ये क्या है, छोटे छोटे से स्पोर्स जो है ये स्पोर्स बहुत ही छोटे होते हैं, एक सेल के होते हैं, और एक सेल के होने के अलावा ये क्या होते हैं बेटा, ये बहुत ही थिक वॉल्ड होते हैं, है ना गाइस। तो जब ये थिक वॉल्ड होते हैं तो यहाँ पर क्या बात हो जाती है कि ये थिक वॉल्ड होने के कारण ये अनफेवरेबल कंडीशन में, मतलब हाई टेम्परेचर हो गया या फिर आप ये कह लीजिए ड्रॉट वाली कंडीशन हो गई, इन कंडीशंस में भी ये सर्वाइव कर जाता है। यहाँ पर भी सर्वाइव आराम से कर लेता है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत इसको नहीं जाती। और जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो भाई ये क्या करता है, वापस एक नया इंडिविजुअल बना लेता है। अब बेटा बोलने को तो आप ये कह लीजिए स्पोर्स जो है वो नॉर्मली बोलने को तो डिकेट्स तक, मतलब आप कह सकते हैं एक दो डिकेट्स तक कई बार खराब नहीं होते नॉर्मली, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, एक दो डिकेट्स मतलब 10 से 20 साल तक तो वैसे भी खराब नहीं होते, उसके बाद भी जर्मिनेट कर सकते हैं, है ना। एक जनरल कंडीशन बात कर रहे हैं। बट कुछ एक्सट्रीम कंडीशन ऐसी है जहां कुछ स्पोर्स पूरे के पूरे सेंचुरी तक सर्वाइव कर सकते हैं, है ना गाइस, 100 of years तक, 100 साल तक वो क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर अगर मैं स्पोर फॉर्मेशन की बात करूँ तो ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है मोनेराज में, प्रोटिस्टा में, एल्गेज और फंगाइज में, है ना गाइस। तो जब मैं स्पोर फॉर्मेशन की बात करता हूँ तो बेसिकली स्पोर्स तो बहुत सारे तरह के होते हैं, लेकिन हमें यहाँ मेजर दो टाइप के स्पोर पे ही फोकस करना है, जिसमें एक है बेटा जूस्पोर और एक है कोनिडिया। बेटा जूस्पोर की जब मैं बात करता हूँ तो जितने मोटाइल स्पोर होते हैं, मोटाइल स्पोर को हम क्या कहते हैं, जूस्पोर कहते हैं, क्योंकि ये मोटाइल है, मतलब ये मूव कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं पानी में। तो यहाँ पर स्विम करने के लिए कोई सा स्ट्रक्चर तो प्रेजेंट होना चाहिए, तो इनमें जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है दैट इज फ्लैजेला। ठीक है गाइस, तो जू स्पोर्स में फ्लैजेला होता है प्रेजेंट और ये मोटाइल स्पोर्स होते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पर एग्जांपल जो है यूलोथ्रिक्स है। यूलोथ्रिक्स के अलावा यहाँ पर एक और एग्जांपल एल्ब्यूगो देखने को मिल जाएगा, इसके अलावा एक और एग्जांपल यहाँ पर क्लेमाइडोमोनास भी है ना गाइस। तो इसके बाद मैं बात करता हूँ अगले टाइप ऑफ स्पोर की। तो बेटा यहाँ जो अगला स्पोर हमें देखने को पढ़ना है बेसिकली हमें यहाँ पर, वो है कोनिडिया। कोनिडिया जो है ये एक नॉन मोटाइल स्पोर है गाइस, है ना। ये नॉन मोटाइल स्पोर है, ये मूवमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज पेनिसिलियम, इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज पेनिसिलियम। तो अब मैं यहाँ बात करूँ बेटा, यहाँ आप डायग्राम भी देख सकते हैं, यहाँ फिगर्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो फिगर बना हुआ है ये क्लेमाइडोमोनास का फिगर है। तो ये बेसिकली जू स्पोर्स है क्लेमाइडोमोनास के। तो इसमें आप देख भी पा रहे होंगे कि बेटा यहाँ पर क्या है, हर क्लेमाइडोमोनास के स्पोर पे क्या है, ऊपर आप देखेंगे तो ऐसा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ऐसा वी टाइप विक्ट्री। तो ऐसा नहीं है, बेसिकली दैट इज मच मोर ऑफ फ्लैजिला। तो क्लेमाइडोमोनास के जो स्पोर्स होते हैं दीज आर बायफ्लैजिलेटेड, बायफ्लैजिलेटेड। तो यहाँ पर क्या होता है, इसको फ्लैजिला होता है जिसके कारण ये मोटाइल होते हैं, स्विम कर सकते हैं इधर उधर, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करता हूँ कोनिडिया की, तो कोनिडिया हम जैसा मैंने बताया आपको देखने को मिल जाएगा पेनिसिलियम में। गाइस पेनिसिलियम इज द वन जहां से हमें पहला एंटीबायोटिक मिला था, ठीक है, पेनिसिलिन, है ना गाइस। तो ध्यान रखिए उस चीज को। खैर कोनिडिया की हम बात करें तो बेटा कोनिडिया में हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कोनिडिया फॉर्म होता है तो यहाँ क्या होता है, जैसे यहाँ पेनिसिलियम में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे छोटे 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 सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको ये माउस के पॉइंटर से दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये छोटे 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 सर्कल्स यहाँ पर है ना। ये जो छोटे छोटे सर्कल्स हैं बेसिकली यही क्या है, यही स्पोर्स है। अब यहाँ क्या होता है, ये जब भी स्पोर्स फॉर्म होते हैं यहाँ पर तो बेटा स्पोर्स हमेशा एक चेन के फॉर्म में यहाँ पर बनते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक अटैच होते चले जाएंगे। अब गाइस यहाँ पर क्या होता है, जो नया स्पोर निकलता है वो पेरेंट बॉडी की तरफ से निकलता है, और जो पुराना स्पोर है जो पहले ही जनरेट हो चुका है वो क्या होता है, इसके कारण जब ये एक पुराना स्पोर है यहाँ से एक नया स्पोर बना, तो ये नया स्पोर जैसे ही बन के आएगा तो ये पुराने स्पोर को पुश करेगा, फिर नीचे से एक और आया तो वो उसको पुश करेगा और पुश करेगा और पुश करेगा, जैसे जैसे नए नए स्पोर्स आते जाएंगे, जिसके कारण जो सबसे पहले स्पोर आया था या जिसको बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है पेरेंट बॉडी के ऊपर, वो क्या होगा, बॉडी से दूर हो जाएगा। और जैसे ही वो पेरेंट बॉडी से ज्यादा दूर हो जाता है तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वो स्पोर जो है पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है और नया इंडिविजुअल फॉर्म कर लेता है ना गाइस। तो ध्यान रखिएगा, जब वो पेरेंट बॉडी से दूर हो जाएगा नए स्पोर्स आने के कारण, वो सबसे ऊपर वाले स्पोर अलग हो जाएगा और वो एक नया इंडिविजुअल फॉर्म कर लेगा। ओके गाइस, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, है ना। एंड मुझे लगता है फिर आपको सारे ही इसमें टॉपिक्स जो है वो समझ में आ गए होंगे गाइस। गाइस इन केस आपको कोई भी क्वारीज हो या कुछ भी हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या जो नीचे आपका कमेंट बॉक्स है वहां पर आप आपका क्वेश्चन पुट इन कर सकते हैं, डाउट पुट इन कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके गाइस,
फिर इसी के साथ मैं आज का लेक्चर यहीं खत्म करता हूँ। हम अगले लेक्चर में मिलते हैं गाइस। ओके गाइस, बाय बाय।